The 10th term of an AP is 52 and 16th term is 82. Find the 32nd term and the general term. The 10th term of an AP is 52. A10 is equal to 52. A10 क्या हो गया? A plus 9D. Equation number 1. 16th term is 82. A16 is equal to 82. A plus 15D is equal to 82. Subtract equation 1 from equation 2. तो आपको ये दिखाई दे रहा है ना कि ये हमारे पास a plus 9d is equal to 52 है, इधर a plus 15d is equal to 82 है, तो ये बड़ी टर्म्स नज़र आ रही है 82, 15, इधर 52 9 छोटी टर्म्स है। तो ये ऐसे नहीं होगा जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है ना, तो एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो a plus 15d is equal to 82 और नीचे लिखिए a plus 9d is equal to 52 सब्ट्रैक्शन माइनस 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 a से a कैंसिल हो गया, 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 6 6d और 82 माइनस 52 is 30, तो 6 5 से 30, तो d is equal to 5। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर a निकालेंगे, कोई भी इक्वेशन ले लो, चाहे इक्वेशन नंबर 1 ले लो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 ले लो। तो इक्वेशन नंबर 1 में a plus 9d is equal to 52। a plus 9 into 5 is equal to 52। तो ये हो गया कि a is equal to 7, d is equal to 5, a is equal to 7, ये हो गया। फिर वो बोल रहे हैं फाइंड द 32nd टर्म एंड द जनरल टर्म। थर्टी सेकेंड टर्म क्या होगी? a plus a 32, a plus 31d है ना, a कितना है? 7 plus 31 into d कितना है? 5। 5 1 5, 5 3 15, 155 plus 7 is 162। ये तो 32nd टर्म। उसके बाद बात कर रहे हैं हमें जनरल टर्म बोलते हैं, जनरल टर्म निकालना है। a plus n minus 1 into d, तो a कितना है यहाँ पर? 7 plus n minus 1 into d कितना है? 5। n into 5 is 5n, minus 1 into 5 is minus 5। 7 minus 5 is plus का 2, 5n plus 2, ये जनरल टर्म होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 5th और 9th टर्म्स, ये सभी को समझ में आ गया? ठीक है,
The sum of fifth and ninth terms of an AP the sum of fifth and ninth terms of an AP is 72. And sum of 7th and 12th terms is 97. And the sum of 7th and 12th terms is 97. Find the AP. आपको ये AP फाइंड आउट करना है. सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म्स, सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म्स, फिफ्थ टर्म क्या है A5, नाइन्थ टर्म क्या है A9. A5 प्लस A9 इज इक्वल टू 72. ये हो गया. A5 को क्या बोलेंगे? A प्लस 4D, A प्लस 4D, और A9 को क्या बोलेंगे? A प्लस 8D इज इक्वल टू 72. तो A प्लस A हो गया 2A, 4D प्लस 8D हो गया 12D इज इक्वल टू 72. तो 2 ले लिया कॉमन, क्या बचेगा? A प्लस 6D नेट काम करो, रहने दो. 2 कॉमन मतलब क्यों? बता दूंगा अभी. हाँ, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1. ले लिया कॉमन तो भी कोई बात नहीं है ना, लेकिन नहीं लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया. बताता हूँ कि कैसे. आगे इन्होंने दे रखा है एंड द सम ऑफ 7th एंड 12th टर्म्स इज 97. तो 7th टर्म इज A7 एंड 12th टर्म इज A12. A7 प्लस A12 इज इक्वल टू 97. हाँ जी. तो A7 क्या होगा? A प्लस 6D और A12 क्या होगा? A प्लस 11D इज इक्वल टू 97. तो यहाँ 6D और 11D जब ऐड करेंगे ना तो ये 17D बन जाएगा, और 17 में से 2 कॉमन नहीं आ पाया. तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 कॉमन नहीं लिया था. A प्लस A इज 2A और 6D प्लस 11D इज 17D इज इक्वल टू 97. इक्वेशन नंबर 2. तो आप इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2A प्लस 17D इज इक्वल टू 97 और 2A प्लस 12D इज इक्वल टू 72. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 2A से 2A कट गया. 17 माइनस 12 इज 5. 5D 97 माइनस 72 कितना हो जाएगा? 7 माइनस 2 इज 5. 9 माइनस 7 इज 5. 5 का 25. तो D की वैल्यू क्या आ गई? 5. D की वैल्यू 5 आ गई. अब आप इक्वेशन 1 में चाहो या इक्वेशन 2 में, जिसमें आपका मन करे, इक्वेशन 1 या 2 किस में भी डालो और A की वैल्यू निकालो. D की वैल्यू तो 5 आ गई. नोट कर रहे हो? D की वैल्यू तो 5 आ गई. डालिए फ्रॉम इक्वेशन 1. तो 2A प्लस 12B इज इक्वल टू 72. अब यहाँ पर 2 लिया जा सकता है कॉमन. तो A प्लस 6D इज इक्वल टू 72 कॉमन और 236 A प्लस 6D is equal to 36. A plus 6 into 5 is equal to 36. A plus 30 is equal to 36. So A is equal to 36 minus 30 यानी कि 6. A की वैल्यू 6 आ गई. क्लियर है तब? ठीक है. चलिए जी अगला देखते हैं. हाँ ये भी
AP will be A, A plus D, A plus 2D और डॉट 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 ऐसे करके छोड़ दिया, ठीक है। तो A क्या है 6, 6 प्लस D और D क्या है 5, तो 6 प्लस 5, फिर 6 प्लस 2 इंटू 5, 6, 11, 2 5 का 10 प्लस 6 is 16, ये भी आ गया, ठीक है। दोबारा बोलो, करके दिखा देना, तीन ही तो स्टेप इसी में तो करके दिखाना, ठीक है ना। अगला देखिए, if 5 times the fifth term of an AP if 5 times the fifth term of an AP is equal to 8 times its 8th term, its 8th term, comma, show that its 13th term is 0. That its 13th term is 0. If 5 times the 5th term, so given 5 times the 5th term, so 5 into A5 is equal to 8 times its 8th term, 8 into A8, ठीक है। शो दैट इट्स 13th टर्म इज 0, तो क्या करेंगे, जैसे 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म, तो 5th टर्म क्या हो जाएगी A प्लस 4D, और 8 टाइम्स 8th टर्म क्या हो जाएगी A प्लस 7D, फाइव 4 ज़ा 20D, 8A, 8 7 ज़ा 56D, ठीक है। इसको इधर ले आइए, 5A माइनस 8A प्लस 20D माइनस 56D इज इक्वल टू 0, यहाँ तक समझ गए। 5A माइनस 8A कितना हो जाएगा, माइनस 3A, और 20 माइनस 56 कितना हो जाएगा, माइनस 36D इज इक्वल टू 0, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब इधर भी नेगेटिव साइन है, इधर भी नेगेटिव साइन है, और 3 कॉमन लिया जा सकता है। हमने -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा A, तो माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस आ गया, और 12D इज इक्वल टू 0, तो 0 अपॉन -3 तो 0 हो जाएगा, और ये जो A प्लस 12D है ये 0 आ गया, 0 आ गया, और A प्लस 12D क्या होता है, 13th टर्म इज इक्वल टू 0। क्या बोल रहे थे, शो दैट इट्स 13th टर्म इज 0, तो ये 13 इज इक्वल टू 0 है, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। एक और क्वेश्चन नोट कीजिएगा, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और ये इंपॉर्टेंट लिख लेना इस पर क्वेश्चन पर, which term of the sequence
20, 19 is to 1/4, 18 is to 1/2, 17 is to 3/4, dot is its first negative term। ठीक है, ये सीक्वेंस दे रखा है, वो कह रहे हैं कि इस सीक्वेंस की पहली नेगेटिव टर्म बताओ। तो नेगेटिव टर्म कब आएगी? जब नंबर्स जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हो। तो जब वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे होंगे नंबर, तभी तो वो एक लिमिट ऐसी आएगी कि वो जीरो से भी डिक्रीज होकर नेगेटिव में पहुंच जाएंगे नंबर। तो पहली नेगेटिव टर्म कौन सी है वो बताने वाला जो क्वेश्चन है, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका एक तरीका होता है, स्टार बना लो इस पर। देखिए, जैसे ये है ना हमारे पास, हमें पहली टर्म दे रखी है 20, तो 20 लिखिए और इसको ज़रा वैसे करो सिंप्लीफाई। 19 4 76, 76 प्लस 1 is 77 on 4, 18 2 36, 36 और 1 37 upon 4, 17 4 68 प्लस 3 71 upon 4। अभी भी हमको कुछ ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी भी नंबर्स जो हैं उनको सब्ट्रैक्ट करने में और सीक्वेंस को समझने में हमें दिक्कत आएगी। तो बड़ा जो टर्म है डिनोमिनेटर में वो क्या है? 4 है। तो सबको अपॉन में फोल्ड कर दो। जैसे 20 है, 20 को क्या लिख सकते हैं? 20/4, 4 20 से 80 हो जाएगा। इसको लिखो 77/4। इसको क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई करोगे 2 से ऊपर नीचे, 37 2 से 74, 74/4, 71/4 डॉट ये करके छोड़ दो। ठीक है, तो अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये एक AP है। आप यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली इट इज एन AP वेयर E यानी कि फर्स्ट टर्म इज 80/4 and D is equal to 77/4 minus 80/4, D is equal to -3/4। तो A की वैल्यू 80/4, D की वैल्यू -3/4, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है कि वो पूछ रहे हैं कि आपको बताना है कि इस पूरे सीक्वेंस में पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, वो बताना है। आप ये देख रहे हैं ना, 80/4, 77/4, 74/4, 71, अगला क्या आएगा? 68, 68 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, 65/4, 62/4, तो ऐसे घटता जाएगा। तो और फाइंडिंग आउट first negative term for finding out the first negative term of an AP, AN is less than 0. AN is less than 0. AN क्या है? nth term. It is less than 0. तो जो AN है, AN क्या होता है? A plus minus 1 into D is less than 0. A क्या है? 80/4 plus n minus 1 into D क्या है? -3/4 is less than 0. तो हमने करा क्या है, हमने ये देखा है कि जो nth टर्म है, हमें ये बताना है कि कौन सी टर्म इसकी पहली नेगेटिव टर्म होगी। तो नेगेटिव टर्म का मतलब क्या है? 0 से छोटी होनी चाहिए वो टर्म। तो हमने कहा कि भाई 10वीं टर्म, 11वीं टर्म या 12वीं टर्म। तो हमने कहा कि भाई पता ही नहीं कौन सी टर्म। तो हमने कहा कि अच्छा चलो nth टर्म है ना, तो nth टर्म करेंगे
कि nth टर्म शुड बी लेस देन 0, तो n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू क्या होगी वो देखिए। अब जैसे ये 80/4 है, इसको उधर ले जाओ, n-1 into -3/4 is less than माइनस का 80/4, 4 से 4 कट गया, ठीक है। तो -3 पहले लिख लो, -3 into n-1 is less than -80। अब मन में ये आएगा माइनस से माइनस काट दो, तो माइनस से माइनस नहीं कटता, याद रखना। इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में आप लिखेंगे चेंजिंग द साइन थ्रू आउट। पूरी इक्वेशन का साइन आप बदल देंगे। तो ये नेगेटिव था, ये हो गया पॉजिटिव, 3 into n-1। ये लेस देन था, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन। ये -80 था, ये हो जाएगा +80। हम तो ये देखेंगे ना कि पूरा जो टर्म है भाई n-1 एक टर्म है और उसमें -3 मल्टीप्लाई हो गया, तो आप इसका साइन बदल दो, तो प्लस का 3 into n-1 एक टर्म है पूरा का पूरा, ठीक है। सर हाँ जी, ब्रैकेट ब्रैकेट का कर लो चेंज। हम इसको ना फिर ब्रैकेट पर लगाना, फिर उसको खोलना पड़ेगा, -3n और +3, ठीक है। अब साइन चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, 3n-3, ये 3n-3 तो है, ठीक है। तो इसलिए जो बाहर साइन लगा हुआ है बस उस पर फोकस करो, ब्रैकेट के अंदर मत जाओ, ठीक है। तो 3 into n-1 और ये लेस देन था, ये ग्रेटर देन हो गया। n-1 इज ग्रेटर देन 80/3, ठीक है। -1 को उधर ले जाओ, n इज ग्रेटर देन 80/3 + 1, तो n इज ग्रेटर देन 3 1 3, 80 + 3/3, तो n इज ग्रेटर देन 83/3, तो 3 2 6, 8 - 6 is 2, 2 3 23, 3 7 21, 23 - 21 is 2, 2 0 20, 3 6 18, 27.66 इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, तो n इज ग्रेटर देन 27.66, तो 27.66 से जस्ट बड़ा n क्या होगा बताओ भाई। नंबर ऑफ टर्म्स पे हम ये थोड़ी कहेंगे कि 3.5 टर्म्स, ऐसा थोड़ी होगा। तो क्या कहेंगे, n इज इक्वल टू सर ये साइन कैसे लिखते हैं? चेंजिंग द साइन थ्रू आउट, ठीक है। नहीं बीच वाला। सुनो जरा, अगर मान लीजिए हमारे पास ये है -3n इज इक्वल टू -12, ठीक है, तो आप नेगेटिव से नेगेटिव काट देते हैं, एक्चुअली इसमें भी साइन चेंज होता है। ये -3n का तो हो गया +3n, और ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनको जरा पलट कर ऐसे कर दो, तब भी तो पैरेलल ही रहेंगी। ऐसा भी होता है? ऐसा ही होता ही है, ये तो रटने का बना रखा है कि नेगेटिव से नेगेटिव काट दिया। तो ये जो पैरेलल साइंस है इसको आपने ऐसे पलट दिया, ये हो गया। तो आपने इसका साइन बदला, आपने इसका साइन बदला, आपने इसका साइन बदला, ठीक है। तो नेगेटिव हट गया, ये 3 4 का 1 हो गया, तो इनकी वैल्यू 4 हो गई। सेम काम इक्वेशन में होता है कि ये -3 into n-1 था, तो नेगेटिव इसका साइन बदल दिया, तो क्या हो गया +3 into n-1। ये लेस देन था तो इसका साइन बदल दिया, ग्रेटर देन। अच्छा, और ये ऐसा है कि ये फिजिबल है या नहीं, मतलब ये पॉसिबल है या नहीं, ये पॉसिबल है। नेगेटिव पॉजिटिव कब होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो इसको इधर ले जाओ ना, तो प्लस का 3 into n-1 और -80 को इधर ले आओ, तो 3 into n-1 इज ग्रेटर देन 80 हो गया कि नहीं हो गया, यही तो हो गया। तो उसको चाहे ऐसे पलट कर लिख दो, चाहे ऐसे कर दो, दोनों तरीके से सही है। बस नेगेटिव से नेगेटिव काट मत देना इन इक्वेशन में, ठीक है। इन इक्वेशन का यही क्वेश्चन आता है जिसमें हमको पहली नेगेटिव टर्म निकालनी होती है, समझ गए। तो n इज बता दो, n इज ग्रेटर देन 27.66, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमेशा एक प्रॉपर नंबर आएगा। तो 27.66 से जस्ट बड़ा वाला नंबर ले लो, क्या होगा 28, ठीक है। और अब एक काम करेंगे, अब इस चीज़ को वेरीफाई भी करके देखेंगे, 28th टर्म निकाल लो जरा। सर हमें इक्वल टू करना है। हम इक्वल टू का साइन इस वजह से लगाया क्योंकि मेरे को n की वैल्यू निकालनी थी कि कौन सी टर्म वो होगी जो उसकी पहली टर्म हो, पहली नेगेटिव टर्म हो। अच्छा। तो 28th टर्म विल बी इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। लिखेंगे
ये देखिएगा कि किसी भी क्वेश्चन में ए की वैल्यू पॉइंट्स में आ सकती है, डी की वैल्यू पॉइंट्स में आ सकती है, लेकिन एन की वैल्यू पॉइंट्स में नहीं आएगी। एन प्रॉपर नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर नंबर आएगा। तो एन इज इक्वल टू 28 है, ये लिखेंगे therefore 28 term will be its first negative term। और करके देखिए ए 28 क्या हो गया, ए प्लस 27 डी। अब ए क्या है, 80/4 प्लस 27 इंटू डी क्या था, -3/4। 80/4 27 डी का 80। पहली नेगेटिव टर्म आ रही है -1/4, समझ गए? बताओ। हाँ कर लो इसको सर। हाँ 4 इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। हाँ तो कोई बात, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं है, डिवाइड में कोई फर्क नहीं है। बस जब दोनों तरफ नेगेटिव साइन होते हैं तो उसको इस तरीके से हटा देते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन। हाँ इस टाइप का छेड़खानी का। इसमें से भी अजीब ही म्यूजिक निकल रहा है। अभी तो मैंने बोला है, पता नहीं किसकी बात कर रहा हूँ। तुम्हें क्या हो गया? एक्सरसाइज करनी है अभी। पता नहीं दूसरा मिल नहीं रहा मेरे को ऐसा क्वेश्चन इसमें। चलो देखता हूँ, कोई मिलेगा तो भेजूंगा। अगला क्वेश्चन नोट करें, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स how many numbers of 2 digits are divisible by 7? सर ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में है। मैं सर को बता सर के पेपर ही थी। How many numbers of 2 digits are divisible by 7? क्वेश्चन मार के कभी 72 समझो। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 7? तो 7 से डिवाइड होने वाली 2 डिजिट नंबर्स हमको बताने हैं, ठीक है? तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 10 से। 10 से तो 10 के बाद 11 12 13 14, तो पहला 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 14 है, ठीक है? क्वेश्चन में एक डाउट होता है। बोलो। A4 था
बोलो क्या? कुछ नहीं हो गया क्लियर। चलो पहले अच्छा 13 आ रहा है, बेटा 13 आ रहा है। अभी देख आखिरी 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 98, 14 7 98। तो हम ये कहेंगे हियर a इज इक्वल टू 14, मतलब फर्स्ट जो टर्म है वो तो हमारी 14 हो गई। 21 माइनस 14 कॉमन डिफरेंस है 7, और जो लास्ट टर्म है an को बोल दिया 98। an को क्या बोलेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 98। a क्या है 14, n माइनस 1 इंटू डी क्या है 7 इज इक्वल टू 98। n माइनस 1 इंटू 7 13 is equal to 98 minus 14. 8 minus 4 is 4, और 9 minus 84, 7 12 is 84. And minus 1 is equal to 12, 9 is equal to 12 plus 1. तो 13 ऐसे ना 2 डिजिट नंबर जो है वो 13 नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, सुबा राव स्टार्टेड वर्किंग 1995। सुबा राव NCERT का। सुबह सुबा राव started working in 1995 at an annual salary of rupees 5,000. अरे क्वेश्चन कर लो। क्या हो गया? कह रहे गोपी चंद स्टार है, सुबह राव के जो गोपी चंद लिखते हैं। ये कह रहा साउथ का स्टार है गोपी चंद। कह रहा नहीं, साउथ का स्टार्ट तो हुआ है वो। डिस्कस करने लगे तो कौन है? नहीं वो नाम बोल रहा हूँ उसका। परमानंद नहीं, ब्रह्मानंद। देखिए उसकी फिल्म है। सर देखते हैं मूवीज ब्रह्मानंदम। नहीं देखी वो, इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पैसे वाला वो है कॉमेडियन। अच्छा हाँ समझ गया। वो थोड़ा एजेड सा है यस है ना, और कॉमेडी करता है बड़ी ज़बरदस्त, बहुत फिल्मों में आता है वो। हर मूवी में होता है हर मूवी में होता है। हाँ सबकी सारे कॉमेडियंस साइड पर ओ भाई शशांक कॉमेडियन नहीं यार नो फैंस ब्रो मैं ऐसा बोल रहा हूं या बट तू तो हंसा भी नहीं पाता वो तो सीख लेगा कट कर देंगे रिकॉर्ड हो गया एक गौरव गुप्ता भी तो है कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन। हां सर हां देखिए गाजियाबाद में आया हुआ है आज, पता है? नहीं गाजियाबाद में आया हुआ है आज, 6:30 बजे से शो चल रहा है उसका, और 1100 लोगों की कैपेसिटी थी जिस हॉल में था, उससे भी ज़्यादा टिकट बिक गए और मारामारी हो रही है वहाँ पे। अच्छा सीट पे कॉमेडी अच्छी करता है। दिल्ली के सड़क पर रिकॉर्ड में आता है काश किया काश
कौन सा है? हाँ वैसे मैं तो कौन सी देख In what year did his annual salary will reach rupees 7,000? Will reach rupees 7,000. Subaru started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000. ठीक है, तो 1995 की बात है, मतलब एनुअल सैलरी रुपीज़ 5,000 बहुत बड़ा अमाउंट है ना. तो रुपीज़ 5,000 एंड रिसीव अ रुपीज़ 200 रेस ईच ईयर. इन व्हाट ईयर डिड हिज एनुअल सैलरी विल रीच रुपीज़ 7,000? तो हम ये कहेंगे कि यहाँ लिखेंगे ईयर और इधर लिखेंगे सैलरी. तो 1995 में उसकी सैलरी थी रुपीज़ 5,000. 1996 में हो गई रुपीज़ 500 to 5,200. 1997 में रुपीज़ 5,400. इस तरह से, ठीक है. वो पूछ रहे हैं कि कौन से ईयर में उसकी सैलरी रुपीज़ 7,000 हो जाएगी. कौन से ईयर में? A is equal to rupees 5,000 और D is equal to rupees 200. ठीक है, तो 200 रुपये का रेज मिल रहा है, तो 200 रुपये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया. Yes. ठीक है, D. ज़रा सा बोलिए. तो हम ये कहेंगे A is equal to 7,000. पूछ रहे हैं कौन से साल में, ईयर बताओ, ईयर कौन से ईयर में? 2006 या 7,000? किसी का 2005 से नहीं आ रहा है? ठीक है, क्यों? पूछ रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ, ठीक है. सर 2005 क्यों आया? 1995 से शुरू हुआ है. बस 5,000 को ले जाओ उधर, -1 into 200, 7,000 minus 5,000, -1 into 200 is equal to 2,000. 2 0 से 2 0 कट गया, 2 10 20 and plus 1 n is equal to 11. तो 11 साल फिंगर्स पर काउंट करो अब जरा. ठीक है, तो 1995 भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 यहाँ पर 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 2005. ठीक है, कर दी I'm not good at it. 2005. His annual salary सब डायरेक्ट ले सकते हैं, है बेटा. बस डायरेक्ट ले दो. तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि किस साल में उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी, तो ये वाला जो है इन विच ईयर, उसमें ये याद रखना कि अगर काउंट भी ना करना हो तो अगर n की वैल्यू 11 आ गई, और n की वैल्यू 11 आ गई तो एक कम कर दो बस. जो भी है 1995 उसमें 10 ऐड कर देना बस, क्योंकि एक साल तो 1995 खुद है. ठीक है, बस जी इतना.